सभी दर्शकों को अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। और आज इतवार का दिन सुबह 10 बजे मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और ज्योतिष संबंधी किसी भी आपकी शंका का समाधान करने के लिए ये प्रोग्राम हम पिछले कुछ हफ्ते से कर रहे हैं। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा इसमें भाग लिया और इतना अच्छा मुझे इसका उत्तर मिला कि बहुत खुशी हुई। आप बहुत प्रश्न भी पूछे आपने और मुझे सुझाव भी बहुत सारे मिले। लोगों ने मुझसे सभी दोस्तों ने टेलीफोन कर या व्हाट्सएप पर मुझसे कहा भी, कुछ सुझाव भी दिए। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप व्यक्तिगत प्रश्न इस मंच पर मत लीजिए और उसके लिए आप अपने व्हाट्सएप पर या ईमेल पर आप कहिए कि वो प्रश्न दे दें और आप उनका जवाब दे सकते हैं। और इस मंच पर आप सिर्फ वही प्रश्न लीजिए जो कि सबके लिए जो इनका इंटरेस्ट हो या ज्योतिष से संबंध जो भी आप शंकाओं का निवारण करना चाहें वो सबके हित में रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि इस ज्ञान के बारे में जो कि बहुत एक उपयोगी ज्ञान है और जिसकी तरफ ना ही हमें किसी ने ध्यान दिया, ना ही हमारी सरकारों ने ध्यान दिया, इसका एक अवेयरनेस क्रिएट करना है कि इस ज्ञान का उपयोग करके हम अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, अपनी लाइफ की क्वालिटी को, गुणवत्ता को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं और एक इस दुनिया को या इस पृथ्वी पर अपने जीवन को हम किस तरह से बेहतर बनाएं। और उसी उद्देश्य से मैं आपके सामने हूँ। और आज बहुत लोगों ने पिछले हफ्ते में और आज भी, विजय कुमार जी हैं मुंबई से, उन्होंने एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न किया है जो शायद सबके लिए हमारे इंटरेस्ट की बात है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की स्थिति पर आपका क्या आंकलन है, पार्टी के आगामी भविष्य कैसा होने वाला है, इसको लेकर आपकी ज्योतिष भविष्यवाणी क्या कहती है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और मैं दो बातें पहले, उत्तर देने से पहले दो बातें आपको बहुत अ, अच्छी तरह से बताना चाहूँगा कि मेरा किसी भी पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पर मैं अगर इसका उत्तर दूंगा तो सिर्फ एक एकेडमिक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज्योतिष ज्ञान हमारा इस मामले में क्या मदद कर सकता है। और इसके लिए मैंने कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी का जो हॉरोस्कोप है, राजीव गांधी जी का हॉरोस्कोप है, सोनिया गांधी जी का हॉरोस्कोप है, जो भी मुझे मेरी मेहनत से मिला इंटरनेट पर, उसको मैंने इस्तेमाल किया है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का हॉरोस्कोप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर राजीव गांधी जी या सोनिया गांधी जी के हॉरोस्कोप में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश की कांग्रेस पार्टी है, एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है जिसका इस देश के लिए बहुत योगदान भी रहा। ये पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ था 1885 में हुआ था और जो इसका रिफॉर्मेशन हुआ वो 2 जनवरी 78 को 12 बजे दिल्ली में हुआ। तो हमने जो 2 जनवरी 78 का 12 बजे का दिल्ली का जो हॉरोस्कोप है उसको बनाया। और बनाने के बाद जो मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो ग्रहों की पोजीशन है बहुत ही अच्छी है। जिस ज्योतिषी ने भी ये समय निकाला होगा तो मैं कहता हूँ बहुत ही एक विद्वान ज्योतिष होगा जिसने कि इतना अच्छा समय निकाला रिफॉर्मेशन का। इसमें बहुत सारे जो ग्रह हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। जैसे कि लग्न का जो स्वामी गुरु होता है वो केंद्र में है, पांचवें घर का स्वामी केंद्र में है, नवे घर का स्वामी पांचवें घर में है और चौथे घर का स्वामी नवे घर में है। और जो 10वें घर का जो लॉर्ड है, स्वामी है, वो 10वें घर को देख रहा है। तो ये बहुत सारे राजयोग बनते हैं इस हॉरोस्कोप में। और इसकी जो विशेष बात है और जो आज के दिन जिसका कि बहुत एक इम्पोर्टेंस रहेगी, इसमें 3 ग्रह, गुरु, मंगल और शनि, गुरु, मंगल और शनि, तीनों ग्रह वक्री थे उस टाइम जब ये कांग्रेस का रिफॉर्मेशन हुआ 2 जनवरी 78 को। और मैं आज बताना चाहूंगा कि आज के दिन अभी जो प्रेजेंट स्थिति है ग्रहों की, उसके हिसाब से गुरु वक्री चल रहा है इस समय। और गुरु बकरी से डायरेक्ट जो होगा वो 13 सितंबर को होगा।
और शनि भी वक्री चल रहा है आजकल, और शनि जो डायरेक्ट होने वाला है 29 सितंबर को होने वाला है। और खास बात यह है कि मंगल भी जो इस हॉरोस्कोप में वक्री है, ये मंगल जो है 10 सितंबर को वक्री होगा और ये 14 नवंबर तक वक्री रहेगा। तो एक बहुत ही वक्री ग्रहों का जो ज्योतिष का ज्ञान है वो जानते हैं वक्री ग्रहों के बारे में कि उनकी क्या स्थिति होती है, हम कैसे उसका एनालिसिस करते हैं। बट उसको बताने की बजाय मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो सितंबर अक्टूबर का महीना है, ये कांग्रेस के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट महीना है। इसमें बहुत कुछ होने वाला है जो आप देखेंगे, और जो लग रहा है, जो मैं बताना भी चाहूँगा कि जो सारी आशाओं के विपरीत ही होगा जो भी होगा। और जहाँ तक हमारे सोनिया गांधी जी का सवाल है, जिन्होंने जो प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की अप्रैल 98 में, उस समय खास बात ये थी कि कांग्रेस के हॉरोस्कोप में राहु शनि की दशा चल रही थी, और राहु इनका जो कांग्रेस के हॉरोस्कोप में 7वें घर में उसका प्लेसमेंट है। और ऐसे टाइम में ऐसा होता है कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर अब सत्ता की वागडोर को संभाल लेता है। और वैसा ही हुआ कि 98 में, अप्रैल 98 में, जब राहु शनि का समय चल रहा था, दशा चल रही थी, उस समय सोनिया गांधी जी ने हमारे कांग्रेस का उत्तरदायित्व संभाला। और इस समय जो दशा चल रही है कांग्रेस के हॉरोस्कोप में, गुरु और चंद्रमा की दशा चल रही है। ये दशा 29 जून 2020 को शुरू हुई है और 31 अक्टूबर 2021 तक चलेगी। तो ये दशा का जहाँ तक सवाल है, ये कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण दशा है। और चंद्रमा की दशा होने के कारण कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे बदलाव संभव हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो आने वाले 2 महीने हैं वो कांग्रेस के हॉरोस्कोप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कांग्रेस के भविष्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट आगे हम पहले उसकी कोई चर्चा करें तो हमें थोड़ा सा ध्यान सोनिया गांधी जी के हॉरोस्कोप पर भी देना पड़ेगा और राजीव गांधी जी के हॉरोस्कोप पर भी। सोनिया गांधी का जहाँ तक सवाल है, उनका हॉरोस्कोप में बहुत सारे राजयोग हैं, जिसकी वजह से वो एक देश का उत्तरदायित्व उन्होंने इतने लंबे समय तक संभाला। और राजयोगों के अलावा उनका ये दशा जो शुरू हुई थी वो केतु की दशा शुरू हुई थी, और केतु का पीरियड अगस्त 12 से लेकर अगस्त 19 तक था, 2019 तक। और इस पीरियड में देखा कि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, उनकी खुद की भी जो हेल्थ था, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ख़राब रहा। और ये पीरियड जो 7 साल का पीरियड है, कांग्रेस ने लूज भी किया, और सोनिया गांधी जी की जो खुद हेल्थ की प्रॉब्लम थी वो भी काफ़ी सीरियस रही, और कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया जैसे कि उम्मीद थी। अब इनकी शुक्र की दशा शुरू हो गई है, और जो शुक्र है वो हम लोग जब प्रोफेशन को एनालिसिस करते हैं, शुक्र की दशा इनकी बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम दशमांश चार्ट से, D10 चार्ट से प्रोफेशन के बारे में किसी व्यक्ति को स्टडी करते हैं। और दशमांश चार्ट में जो गुरु है वो शुक्र है, वो 8th हाउस का लॉर्ड है, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता। और इसका मतलब ये है कि प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं कहेंगे कि जो शुक्र का प्लेसमेंट है बहुत अच्छा है। वैसे शुक्र जो है बहुत अच्छे राजयोग बना रहा है। और जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनके जो हॉरोस्कोप की खास बात यह है कि उनका राहु की दशा शुरू हुई है, जो 11 अप्रैल 19 से शुरू हुई थी, और जो एक 18 साल की दशा होती है, एक लंबे टाइम तक वो दशा रहेगी। और इस समय जो उनका जो दशा और अंतर्दशा चल रही है, दोनों राहु की चल रही है, और वो 11 अप्रैल 19 से लेकर 25 दिसंबर 21 तक है। अगर हम तीनों को देखें और उसका एक एनालिसिस करें, तो 3-4 चीज़ें हैं जो उभर कर आती हैं, और जो देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और हम सब के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आज हम सभी उत्सुकतापूर्वक, बहुत ही सबके मन में शंका है कि कांग्रेस का क्या होने वाला है, कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, और पर्टिकुलरली राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी का भविष्य क्या होगा। और
एक आज जैसा हम लोगों ने देखा पिछले कुछ हफ्तों में, कांग्रेस एक बहुत कठिन स्थिति से गुजर रही है और अपने अंदर ही आप देख रहे हैं कि काफ़ी अपोजिशन मिल रहा है। और जैसा मैंने कहा कि जो 2 महीने हैं जबकि तीनों प्लैनेट जो कांग्रेस के हॉरोस्कोप में वक्री हैं, आज गोचर में भी वक्री हैं या होने वाले हैं। मंगल जो है सितंबर में वक्री होने वाला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अगले 2 महीने हैं वो कांग्रेस के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और हम सभी के लिए, देश के लिए भी वो अच्छा है। और उस बदलाव की वजह से आप देखेंगे बिल्कुल एक कांग्रेस का एक नया चेहरा आपके सामने नजर आएगा करीब नवंबर दिसंबर के महीने में। और क्या बदलाव हो सकते हैं? पहली चीज तो जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के हॉरोस्कोप में इस समय जो दशा ऑपरेट हो रही है बहुत अच्छी है और वो दशा क्लियरली एक इंडिकेशन है कि देयर आर गोइंग टू बी मेजर चेंजेस इन द लीडरशिप। पहली चीज तो ये 2 साल में काफी आप देखेंगे कि मंथन होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर और बहुत सारे नए चेंजेस इसमें होंगे। और जैसा मैंने कहा कि दशा फेवरेबल है, इसका मतलब जो भी बदलाव होंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर या जो भी मंथन होगा वो सभी के लिए अच्छा होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि इस समय देश को जरूरत भी है एक स्ट्रांग अपोजिशन की। बट अगर हम बाकी हॉरोस्कोप भी देखें सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का भी, तो उससे यही नजर आता है कि जो निकट भविष्य में जो कांग्रेस की वागडोर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाएगी, ना तो सोनिया गांधी जी के हाथ में रहेगी ना ही राहुल गांधी जी के हाथ में रहेगी। और जो बट जैसा मैंने कहा कि सोनिया गांधी जी का जो टाइम है वो शुक्र का टाइम शुरू हो गया है, तो भले ही वो प्रेसिडेंट ना रहे कांग्रेस के, भले ही कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में ना रहे, लेकिन शी विल बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। जो मेन जो कांग्रेस का उत्तरदायित्व होगा वो उन्हीं के हाथों में रहेगा, उनका ही सबसे बड़ा से होगा जो भी कांग्रेस पार्टी का डिसीजन होगा। तो प्रेसिडेंट तो शायद ना रहें जो हॉरोस्कोप इंडिकेट कर रहे हैं, और ना ही राहुल गांधी जी ना ही सोनिया गांधी जी, हो सकता है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट ना रहें और कोई भी जो दूसरा व्यक्ति होगा। और कांग्रेस ने, जैसे हमने जानते हैं कि बहुत सारे स्कॉलर भी दिए देश को, अच्छे अच्छे व्यक्ति भी दिए, अच्छे अच्छे नेता भी दिए, तो कोई भी एक अच्छा नेता जो सभी को मान्य होगा और देश को भी एक्सेप्टेबल होगा, ऐसा व्यक्ति कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में संभालेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है कि अबाउट राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी का जैसे मैंने कहा कि अभी राहु का पीरियड शुरू हुआ है, जो भी हमें जो डिटेल मिले हैं इनके बर्थ के बारे में, तो राहु का पीरियड अभी शुरू हुआ है, विच इज़ नॉट ए गुड पीरियड, वो बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। तो हो सकता है, जो मतलब मुझे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस या पॉलिटिक्स से, राजनीति से राहुल गांधी बिल्कुल ही बाहर हो जाए, उनका कोई भी रोल ना रहे, या हम सीधे सीधे शब्दों में कहें कि वो राजनीति से संन्यास ले लें। ये भी, इसकी भी एक बहुत बड़ी संभावना है कि राहुल गांधी का संन्यास लेना। सोनिया गांधी जी अभी भी शी विल बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, कांग्रेस की बागडोर उन्हीं के हाथ में रहेगी, लेकिन प्रेसिडेंट शायद वो ना रहें कांग्रेस की, और somebody else will come एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और कोई व्यक्ति जो है कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट बनेगा। और जो अच्छी बात यह है कि जो कांग्रेस का मंथन होगा और जो नया कांग्रेस का चेहरा आपको देखने को मिलेगा नवंबर दिसंबर में, वो देश के लिए बहुत अच्छा है, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस को बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी इससे, और कांग्रेस एक बहुत ही अच्छी तरह से, अच्छे रूप में, एक मेजर अपोजिशन पार्टी के रूप में अपने ही दम पर, अपने ही बल पर उभर कर आएगी। वो कांग्रेस के लिए भी बहुत अच्छा है और देश के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मेरी कैलकुलेशन है, जो हम लोगों ने हॉरोस्कोप देखे हैं, तो उसके हिसाब से यही चीज़ें नज़र आई कि एक तो जो अगले 2 महीने हैं वो
कांग्रेस के लिए बहुत बदलाव के महीने हैं, बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं, और ये जो मेजर चेंजेस होंगे वो सभी के लिए अच्छे हैं, कांग्रेस के लिए भी और देश के लिए भी। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि सम न्यू फेस विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, नाइदर सोनिया गांधी जी नॉर राहुल गांधी जी, बट Rahul Gandhi ji may be away from the politics. He may not be interested in the politics, or you may say कि वो संन्यास ले लेंगे पॉलिटिक्स से, बट सोनिया गांधी जी विल बी स्टिल देयर, शी विल बी इन कंप्लीट कमांड ऑफ द सिचुएशन, उनका पूरा हाथ रहेगा कांग्रेस के कार्यकलाप में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो कांग्रेस है इन सब मंथन के बाद एक बहुत ही एक अच्छी पार्टी के रूप में, जो इसकी पहले जो स्थिति थी वही स्थिति, या मैं कहूँगा उससे भी बेटर स्थिति होकर निकलेगी, और जो भी अगले चुनाव होंगे देश में, उसमें कांग्रेस पार्टी एक मेजर अपोजिशन पार्टी के रूप में, एक पॉजिटिव रोल के रूप में देश के सामने आएगी, जो देश के लिए भी, हम सभी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये हम लोगों ने स्टडी करने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि ज्योतिष हमारा इसमें क्या मदद कर सकता है। और जैसे मैंने कहा कि ज्योतिष एक बहुत अच्छा ज्ञान है, और इस ज्ञान का हमें उपयोग करना है अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी किए पिछले हफ्ते में, कई लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए, और एक फ़ोन आया था मेरे पास कलकत्ता से एक महिला का, मुझे नाम याद नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैंने अपनी बेटी की शादी की थी तो वो किसी ज्योतिष के पास गई होंगी, और ज्योतिष ने जब हॉरोस्कोप मैचिंग या जन्म पत्री मिलान की बात की, तो उसने कहा कि ये तो एक बहुत ही रेयर केस है, 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं, और आप जल्दी से शादी कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने शादी की, और आपको विश्वास नहीं होगा कि शादी के 1 महीने में ही तलाक हो गया। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जैन साहब, ये ज्योतिष क्या है? क्या आप लोग दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या ज्ञान ही ऐसा है कि सबको भ्रमित कर रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये शायद सभी के लिए जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी ज्योतिष में हुआ है, कोई खराब चीज़ नहीं है, सब बहुत अच्छी हैं। लेकिन हमने ज्योतिष में जो एक बहुत ही एक साधारण सिद्धांत है, जो हर चीज़ में एप्लीकेबल है, और ज्योतिष में नहीं, वो हर विषय में, हर ज्ञान में भी ज़रूरी होता है, कि हमें देश पात्र काल का ध्यान रखना है। देश पात्र काल का ध्यान रखना है कि कौन सा समय है, कौन सा व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें अपने ध्यान रखनी होंगी जब भी हम कोई भी ज्ञान का उपयोग करते हैं। और जो हमारे ज्योतिष में हॉरोस्कोप मैचिंग या जन्म पत्री मिलान की हम बात करते हैं, तो हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर हैं। वो क्या करते हैं कि पंचांग खोलते हैं, और दोनों की राशि से देखकर ये बता देते हैं कि इतने गण मिल रहे हैं, 18 से ज़्यादा गण मिल रहे हैं 36 में, तो शादी के लिए ठीक है, और हम बहुत खुश होकर आ जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी भारत में हम 95% लोग उन्हीं के पास जाते हैं, जो सिर्फ अपने पंचांग से गुण मिलान कर लेते हैं, और बता देते हैं कि इतने गुण मिल रहे हैं और आप शादी कर लीजिए, और उसके बेसिस पर हम शादी कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने जैसे बात की कि 36 गुण मिल रहे थे, हम रोज़ देखते हैं 36 मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं, और शादी में ब्रेक हो जाता है। और ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति आते हैं कि 10 गुण मिल रहे हैं, 12 गुण मिल रहे हैं, हम क्या करें, हम शादी करें या ना करें, और उनकी शादी बहुत अच्छी चलती है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये गण मिलान है क्या। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, जब तक हम इसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। देखिए, जो गण मिलान की प्रथा थी या ज्योतिष में सिद्धांत बनाया गया था, ये हजारों हजारों वर्ष पूर्व बनाया गया था। उस टाइम हमारे समाज की स्थिति क्या थी?
हम कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश था, जहाँ पर महिलाओं का कोई फैमिली अफेयर में कोई से नहीं हुआ करता था, महिलाओं का कोई उनको जिम्मेदारी नहीं थी, या ये भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था कि वो हमारी फैमिली लाइफ में इंटरफेयर करें। पूरी तरह से पुरुष प्रधान देश था। तब ये गुण मिलान की प्रथा बनाई गई, और गुण मिलान में जैसा आप देखते हैं कि 8 एस्पेक्ट हम कंसिडर करते हैं। वर्ण है, वश्य है, तारा है, योनि है, लॉर्ड ऑफ मून साइंस है, गन है, भकूट है, मून साइन है, एंड नाड़ी है। ये 8 चीजें हैं जो हम कंसिडर करते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है या इम्पोर्टेंस है वो नाड़ी को दिया जाता है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट थे, उस टाइम हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किए कि कहीं महिला हावी ना हो जाए पुरुष के ऊपर अपने वैवाहिक जीवन में, और हर तरह से पुरुष की प्रधानता बनी रहे मैरिड लाइफ में। उस चीजों को कंसिडर करके ये गुण मिलान का कंसेप्ट बनाया गया था, जो कि उस समय के लिए बिल्कुल ठीक था, उसमें हम दोष नहीं देंगे, उस टाइम को देखते हुए बहुत ठीक भी था। जैसा हमारा समाज था उसी के हिसाब से बनाए गए। आज हमारा समाज पूरी तरह से बदल गया है। आज कोई पुरुष प्रधानता नहीं है। हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि पुरुष और स्त्री समान हैं। और वैसे भी हम देखते हैं कि आजकल महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, किसी तरह से भी वो पुरुष के ऊपर निर्भर नहीं है। समाज पूरी तरह से बदल गया है। महिलाओं का हमारे फैमिली मैटर में पूरा से होता है, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते आज के टाइम में। तो जब समाज पूरा बदल गया और आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई, मैरिटल रिलेशन पूरी तरह चेंज हो गए, बट हमने गुण मिलान वाली अपनी प्रक्रिया को नहीं बदला। और मैं तो यही कहता हूँ कि जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं देखता भी नहीं हूँ, कभी भी मैं गुण की बात ही नहीं करता। उनका गुण मिले या ना मिले, बट आज के टाइम में वो इरेलीवेंट है, ये कंसेप्ट ही ठीक नहीं है। Why we should go for matching of gana when it's not relevant in today's time? Relevant ही नहीं है बिल्कुल भी जो है, और हम फिर भी उसके ऊपर जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि 95% लोग आज की तारीख में भी उन्हीं ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि उनको इसके अलावा कुछ नहीं मालूम कि हॉरोस्कोप मैचिंग क्या है। उनको सिर्फ इतना पता है कि हमारे पंचांग में एक टेबल बनी हुई है, और उस टेबल की मदद से कोई भी इवन मतलब लेमैन देख सकता है कि कितने गुण मिल रहे हैं। और ज्योतिषियों के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। आजकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ऑनलाइन में, आप अपना दोनों का डेट ऑफ बर्थ डालिए और गुण मिलान कर लीजिए, और हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि 25, 30, 35 गुण मिले हैं, तो बहुत अच्छा मैचिंग हो गया। और जैसा मैंने कहा कि मैचिंग से कोई मतलब ही नहीं है, वो पूरा का पूरा इररिलेवेंट है, तो उसका कोई उपयोग ही नहीं है। वो हम कहें कि शादी की हम उसके बेसिस पर कर दें, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। हम शादी कभी भी ये गन मिलान के बेसिस पर नहीं कर सकते। मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप इज मच मोर देन मैचिंग ऑफ गुनास। जब हम मैचिंग की बात करते हैं तो एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बहुत ही एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, और जिसमें आपको एक लर्नेड एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ती है, जिसको इस विषय का पूरा ज्ञान हो। हम जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, उससे उसके द्वारा हम भ्रमित हो जाते हैं, और हम उसी के बेसिस पर ये निर्णय ले लेते हैं कि शादी करने का, फिर बाद में परेशानी होती है। फिर हम लोगों के पास आते हैं ऐसे लोग जो है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी जो स्थिति है हमारे देश में, क्योंकि एक अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुई है इस ज्ञान के बारे में, अभी भी लोगों को नहीं पता कि ये क्या ज्ञान है। अभी भी इसको लोग कहते हैं कि ये तो कोई कार्ड शफलिंग का गेम है, या कोई धोखाधड़ी है, या कुछ और है एक्चुअली में। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये कितना अच्छा ज्ञान है। इस ज्ञान का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में कि जब हम जन्म पत्री मिलाने के लिए जाते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, और
ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि जहाँ पर ज्ञान की कमी है और लोग सिर्फ एक चार्ट को देखकर, जो एक बच्चा भी कर सकता है, उसको देखकर आपको गुण बता देते हैं और गुण के बेसिस पर आप निर्णय लेते हैं। इतना महत्वपूर्ण निर्णय जिंदगी का, दो व्यक्तियों की शादी होने वाली है और वो हम निर्णय किस बेसिस पर ले रहे हैं जो आज के टाइम में टोटली इरेलेवेंट है, उसका कोई उपयोग नहीं है, वो लागू ही नहीं है आज के टाइम में जो है। तो हम क्यों भ्रमित हो रहे हैं, क्यों हम उस बेसिस पर निर्णय ले रहे हैं? अभी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, दिल्ली में भी और बाहर भी। तो मैं सभी कहता हूं कि आप इसको हटा दीजिए यहाँ से। सभी ज्योतिषियों से मैंने निवेदन किया कि प्लीज ये जो गन मिलान का कंसेप्ट है आज के डेट में एप्लीकेबल नहीं है, आप इसको निकाल दीजिए यहाँ से। लेकिन लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, जो ज्योतिष के प्रिंसिपल्स हैं, जो ज्योतिष के सिद्धांत हैं, जैन साहब आप उससे छेड़ नहीं कर सकते। मैं उनको बताता हूँ हमेशा कि देश पात्र काल के हिसाब से या समय के हिसाब से हर ज्ञान में बदलाव होते हैं, साइंस में भी बदलाव होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में क्यों नहीं हो सकते? जब कोई प्रिंसिपल इररिलेवेंट है तो हम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ऐसे ही एक मांगलिक दोष का प्रिंसिपल है, वो ऐसा प्रिंसिपल बना दिया गया कि बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है परिवार में, तो माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं जब ये उनको पता लगता है कि बच्चा या बच्ची मांगलिक दोष से पीड़ित है। और उसकी भी हम चर्चा करेंगे आने वाले कार्यक्रमों में कि वो हमारे लिए या हमारे शादी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न यही है कि हमने समय के हिसाब से इस ज्ञान में परिवर्तन नहीं किया, सिद्धांतों को नहीं बदला, जिसकी वजह से हम सभी को परेशानी भी हो रही है। और मैं जो आने वाले कार्यक्रम हैं उसमें डिस्कस भी करेंगे डिटेल में कि जो हॉरोस्कोप मैचिंग है क्या, कैसे किया जाता है हॉरोस्कोप मैचिंग। And as I told you, it's a very complicated process. It's not a simple process, and you need a lot of knowledge about it. उसको आपको ज्योतिष का पूरा ज्ञान होना चाहिए, जब भी आप हॉरोस्कोप मैच कर सकते हैं। ना कि एक टेबल देखकर आप गन बता दीजिए और उसके बेसिस पर निर्णय लेके बहुत खुश हो जाते हैं कि शादी कर लो जल्दी जल्दी जो है। ये बहुत एक गलत एक प्रथा चल रही है। और जैसा मैंने कहा कि करीब 95% लोग इसी तरह भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि नहीं जानते कि एक हमारे माइंड सेट है कि एक मंदिर में बैठा हुआ पुजारी ही एक एस्ट्रोलॉजर है, वही एक ज्ञाता है इस ज्ञान का। उनको नहीं पता कि हम जैसे लोग भी इस ज्ञान को शायद जानते होंगे। तो लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट की गलती है, सरकार की गलती है कि इस देश इस ज्ञान के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट नहीं की। हम नहीं पढ़ाते, हम उल्टे सीधे विषय सबको पढ़ाते हैं शुरू से, बचपन से। लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि अगर हम इस ज्ञान को 5वीं 6ठी क्लास से अगर पढ़ाना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना शुरू करें बच्चों को, तो कितना प्रभावकारी हो सकता है। बच्चे अपनी लाइफ को उससे बहुत बेहतर बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन है, हम सब इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में लगे हुए हैं, मगर ज्योतिष के हिसाब से अगर हम बच्चे के एप्टीट्यूड के हिसाब से उसको अगर हम शिक्षा देंगे, तो उसकी लाइफ जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। अगर हम अपने लाइफ को थोड़ा सा गाइडेंस लेकर, इस नॉलेज का यूज़ करके, उसका उपयोग करके आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। और जैसे मैंने कहा कि प्रश्न पूछने के बारे में, कि व्यक्तिगत प्रश्न किस तरह से पूछे जाएं, या इस प्रोग्राम में हम सिर्फ जो जनरल जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उन्हीं को डिस्कस करें, मुझे आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा, जिससे कि हम अपने भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी उसी के अनुसार बना पाएंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिस तरह से आप इंटरेस्ट लेकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार।